एआई की दुनिया में हर कोई अगले बड़े विनर को ढूंढ रहा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम रेस जीतने वाले घोड़े पर नहीं, बल्कि उस रेस ट्रैक पर ही दांव लगाएं जिस पर सभी घोड़े दौड़ रहे हैं। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम फोकस करेंगे उस फाउंडेशन पर, उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसके बिना ये एआई रेवोल्यूशन सच कहूं तो हो ही नहीं सकता। ये बात एक बहुत ही क्लासिक कहावत से जुड़ी हुई है। सोच बिल्कुल सिंपल है पर पावरफुल। जब गोल्ड रश चल रहा हो तो सोना खोदने वालों पर दांव लगाने से बेहतर है कि उन्हें कुल्हाड़ी और फावड़े बेचे जाएं। और आज का जो एआई बूम है ना, ये बिल्कुल वैसा ही एक गोल्ड रश है। तो लॉजिक बिल्कुल वही बैठता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि ये एआई शॉवल स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। फिर हम उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की गहराई में उतरेंगे जो एआई को पावर देता है। इसके बाद भारत का जो स्ट्रेटेजिक जीसीसी एडवांटेज है उस पर बात होगी, और इंस्टीट्यूशनल डिजिटल एसेट्स पर भी। और आखिर में इन सबको जोड़कर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सेट करेंगे। ओके, तो सीधे जंप करते हैं अपने पहले सेक्शन में। यहां हम बात करेंगे उस कोर इन्वेस्टमेंट आइडिया की कि कैसे इस पूरे डिसरप्शन के आर्किटेक्चर से ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात पता है क्या है? ये रिस्क को काफी हद तक कम कर देती है। मतलब आप किसी एक कंपनी पर बेट नहीं लगा रहे हैं जो शायद फेल हो जाए। नहीं, आप उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी जरूरत हर एआई कंपनी को पड़ेगी ही पड़ेगी। अब चाहे कोई भी एआई मॉडल जीते, फाउंडेशन तो सबको सेम ही चाहिए ना। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मॉडर्न एआई गोल्ड रश के पिक्स एंड शोवेल्स, यानी कुल्हाड़ी और फावड़े, आखिर हैं क्या? कौन सी हैं वो चीजें? चलिए देखते हैं कि ठोस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं। तो हमारी थीसिस का जो पहला पिलर है वो फोकस करता है उन अहम चीजों पर जो एआई की असली बैकबोन है, यानी कि हार्डवेयर, पावर और हाँ, वो रियल एस्टेट जहां ये सब कुछ रखा जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $350 बिलियन। ये सिर्फ 2025 में अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों का एआई डेटा सेंटर्स पर होने वाला अनुमानित खर्च है। और ये पैसा जाएगा कहां? सीधे उन कंपनियों की जेब में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, यानी हमारे फावड़े बेचने वाले। अच्छा, तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 मेन हिस्से हैं। सोचिए, सेमीकंडक्टर्स इसका दिमाग है, पावर और एनर्जी इसका फ्यूल है, कूलिंग और नेटवर्किंग हो गया इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, और डेटा सेंटर्स हैं इसकी बॉडी। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक सेगमेंट की डिमांड गारंटीड है, क्योंकि हर एआई कंपनी को इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि इस फील्ड में जो पहले से स्थापित प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। देखिए, एक चिप फैक्ट्री या डेटा सेंटर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चाहिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ये एक तरह की मजबूत दीवारें हैं जो नए कॉम्पिटिटर्स को आसानी से अंदर आने नहीं देती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी थीसिस के दूसरे पिलर को देखते हैं। ये है भारत का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ह्यूमन कैपिटल और ऑपरेशंस में। क्योंकि ये कहानी सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है, ये उन लोगों की भी है जो इस हार्डवेयर को चलाते हैं। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। भारत में जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की ग्रोथ जबरदस्त रही है, एक्सप्लोसिव। अब ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग के सेंटर्स नहीं रह गए हैं, बल्कि ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कोर इंजीनियरिंग और आर&डी हब्स बन चुके हैं। वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ओनरशिप ले रहे हैं। और ये जो टैलेंट है, ये कुछ खास जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है। बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, ये टियर 1 शहर अब ग्लोबल इनोवेशन हब्स बन गए हैं, जो पूरी दुनिया से एआई और इंजीनियरिंग टैलेंट को खींच रहे हैं। और इस कॉन्सेंट्रेशन से एक बहुत ही स्ट्रांग इकोसिस्टम तैयार होता है। तो अब आगे क्या? देखिए, जैसे जैसे ये टियर 1 शहर सैचुरेट हो रहे हैं, एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। अब कंपनियां कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए कोच्चि और अहमदाबाद जैसे टियर 2 शहरों की तरफ देख रही हैं। और इसी डिसेंट्रलाइजेशन डिविडेंड से भारत के जीसीसी एडवांटेज की अगली वेव को बल मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिजिटल एसेट रेल्स। यहां हम ये समझेंगे कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीएलटी या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को कैसे अपना रहे हैं। और याद रखिएगा, यहां फोकस यूटिलिटी पर है, स्पेक्यूलेशन या सट्टेबाजी पर बिल्कुल नहीं। तो बैंक्स प्राइवेट नेटवर्क्स को क्यों प्रेफर करते हैं? वजह बिल्कुल साफ है। पब्लिक ब्लॉकचेन्स जो हैं वो सूडो एनोनिमस होते हैं, स्लो होते हैं और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये सब चीज़ें बैंकिंग के जो सख्त रेगुलेशंस हैं उनसे सीधे टकराती हैं। इसके आगे प्राइवेट परमिशन लेजर्स स्पीड, प्राइवेसी और कंप्लायंस तीनों चीज़ें देते हैं जिनकी इंस्टीट्यूशंस को ज़रूरत है। और यही एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है रियल वर्ल्ड एसेट्स का
टोकेनाइजेशन, जिस पर इंस्टीट्यूशंस फोकस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है स्पेक्युलेटिव क्रिप्टो एसेट्स, जिनमें बहुत रिस्क है। बैंक्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ना कि वॉलेटाइल एसेट्स पर दांव लगाने के लिए। ये नंबर 1250% सब कुछ साफ कर देता है। बेसल फ्रेमवर्क के हिसाब से कुछ क्रिप्टो एसेट्स पर इतना ज्यादा रिस्क वेट लगाया गया है कि बैंक्स के लिए वो बिल्कुल अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। ये एक क्लियर सिग्नल है कि रेगुलेटर्स इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को कहां ले जाना चाहते हैं, रेगुलेटेड यूटिलिटी ड्रिवन डिजिटल एसेट्स की तरफ। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम थोड़ा जूम आउट करेंगे और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। यह है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये वो मेंटल मॉडल है जो टेक एलीट को ड्राइव करता है। वो चीज़ों को इसलिए नहीं करते क्योंकि हमेशा से ऐसे ही होता आया है, नहीं। वो किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल उसके बेसिक फंडामेंटल सच तक तोड़ते हैं और वहां से सोल्यूशन बिल्ड करते हैं। स्पेसएक्स का आइडिया भी ऐसे ही आया था, ये देखकर नहीं कि रॉकेट कितने में बिकता है, बल्कि ये कैलकुलेट करके कि एक रॉकेट बनाने के रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट क्या है। इसको पीटर थियल अपनी 0 to 1 फिलॉसफी कहते हैं। यही माइंडसेट है जो टेक लीडर्स को छोटे-मोटे इंप्रूवमेंट्स करने के बजाय हाई रिस्क गेम चेंजिंग वेंचर्स में पैसा लगाने के लिए मोटिवेट करता है। वो ऐसे सीक्रेट्स ढूंढना चाहते हैं जिनसे बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकें। तो सवाल यह है कि इस एआई ड्रिवन दुनिया में हम इंसान कहाँ फिट होते हैं। ये स्लाइड उन्हीं ह्यूमन स्किल्स को हाईलाइट करती है जो एक मजबूत करियर, मोट या सुरक्षा कवच बनाती हैं। ऐसे रोल्स जहां एम्पैथी, फिजिकल स्किल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, वो ऑटोमेशन से सेफ हैं। देखिए, एआई डेटा एनालाइज कर सकता है, पर वो किसी पेशेंट का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना नहीं दे सकता या किसी बिल्डिंग की एथिकल जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये सवाल हमारी पूरी सेंट्रल थीसिस को एक स्ट्रेटेजिक चॉइस के रूप में सामने रखता है। जब ये पूरी एआई की दौड़ शांत होगी तो असली वैल्यू कौन कैप्चर करेगा? वो इंडिविजुअल एआई एप्लीकेशंस या फिर वो कंपनियां जो उन सभी एप्लीकेशंस को चलने के लिए जरूरी फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं? हमारी इस ब्रीफिंग का तर्क ये है कि समझदारी फावड़े बेचने वाले मर्चेंट्स पर दांव लगाने में ही है।